Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण जनवरी, अप्रैल और अगस्त इन 3 मंथ्स का नहीं देखा है, आप ज़रूर देखिए। मैंने पूरे मंथ्स के जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका कंपाइलेशन अपलोड किया हुआ है और जितने रेस्ट मंथ्स के हैं जैसे फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, इनके एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। चलिए आज हम लोग सितंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। जो लोग 66 बीपीएससी का फॉर्म फिल करने वाले हैं 28 सितंबर से फिल हो रहा है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम होने वाले सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला न्यूज़ है जीन कास्टेक्स के बारे में। ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के 3 जुलाई 2020 को। इन्होंने रिप्लेस किया है एडॉक्स फिलिप्स को और फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ये बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर होता है पूछने का, तो आप इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ली हैसेन यांग के बारे में। अभी रिसेंटली पीएम बने हैं सिंगापुर के। रिटेंड पावर विथ ए क्लियर मैंडेट इन द इलेक्शन हेल्ड ऑन 10 जुलाई 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रोज क्रिस्टन असूका के बारे में। ये अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ गैबून बनी है और ये 12th पीएम है गैबून की। अगर आप गैबून का कैपिटल देखेंगे तो गैबून का कैपिटल है लिब्रबले। अगर मैं आपको रोज असूका के बारे में बताऊं तो इससे अभी पीएम बनने से पहले 2019 तक ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। 2012 में शी बिकेम फर्स्ट बजट मिनिस्टर एंड देन द फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ द कैपिटल लिब्रबले इन 2014। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है होप मिशन एंड यूएई। यूएई का ये पहला जो है ये इंटरप्लैनेटरी मिशन है टू मार्स। यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट वेस्ट एशियन एंड अरब नेशन टू लॉन्च स्पेस मिशन टू मार्स। देखिए ये जो है फरवरी 2021 में 7 मंथ्स का ट्रैवल करके मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और वहाँ पे ये कम्प्लीटली ऐसा कहा जा रहा है कि 1 फुल मार्टिन ईयर जो 687 डेज प्रोबेबली होता है वो वहाँ पे ये रहेगा। मे बी ये एक्सटेंड हो सकता है 2025 तक। ठीक है, होप जो है वो इक्विप्ड है 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, उसमें एक इमेजनर है, 2 स्पेक्ट्रोमीटर है। इस तरीके का कोई भी अगर मिशन लॉन्च किया जाता है तो किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे अगर आप होप का देखेंगे तो इसको लॉन्च किया गया है टू स्टडी वेदर फेनोमेना इंक्लूडिंग फेमस डस्ट स्टॉर्म, एग्जामिनिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द मार्टिन एटमोसफेयर एंड काउजेज ऑफ सरफेस कोलिजन as well as study why Mars is losing its upper atmosphere। बेसिक पर्पस इसको लॉन्च करने के पीछे यही है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एंड्रेज डूडा के बारे में। ये रिसेंटली पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं और ये दोबारा वहाँ पे इलेक्शन जीत करके पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इलेस फकफक के बारे में। ये रिसेंटली ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहाँ पे अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया था। इनके अगेंस्ट एक कैंपेन चली थी, उसके बाद इनको 15 जुलाई 2020 को रिज़ाइन करना पड़ा था। इसके बाद वहाँ पे इलेक्शन हुआ और वहाँ के न्यू पीएम चूज़ किए गए जिनका नाम है हिचमे मेजीज। अगर आप ट्यूनीशिया का कैपिटल देखेंगे तो ट्यूनीशिया करेंसी देखेंगे तो दिनार है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान दीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में। ये अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं सूरीनेम के। एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, वहाँ के ये प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं। इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर आप कैपिटल देखेंगे सूरीनेम का तो सूरीनेम का कैपिटल है पैरामीरिबो। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान नेवी से यारमुख के बारे में। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में कराची में 13 जुलाई 2020 को एक सेरेमनी हुई थी जिसमें इसको पीएनएस यारमुख को पाकिस्तान नेवी में इंक्लूड किया गया है। इट इज़ एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बिल्ड बाय डच कंपनी दामिन और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक पीएनएस ताबूक को भी पाकिस्तान नेवी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एमादू गोन कुलीबली के बारे में। अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है 8 जुलाई 2020 को। ये पीएम थे आइवरी कोस्ट के, वहाँ पर भी एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, उसके भी एक कैंडिडेट थे। अगर आप कैपिटल की बात करेंगे आइवरी कोस्ट को तो वहाँ का कैपिटल है यामोस्को।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन हैज साइंड इनटू लॉ चेंजेस इन रशियाज कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल अलाउ हिम टू स्टे इन पावर टिल 2036। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वॉज साइंड ऑन 3 जुलाई 2020। इसके बाद का हमारा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यूएसए की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने नोटिफाई किया है डब्ल्यूएचओ को कि उनका जो मेंबरशिप है 72 ईयर ओल्ड मेंबरशिप, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, इस मेंबरशिप को वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो यूएसए की तरफ से ये कहा गया कि ये जो उनका जो मेंबरशिप है वो ख़त्म जुलाई 2021 के पहले से नहीं हो सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार डब्ल्यूएचओ के ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि डब्ल्यूएचओ ने इस पेंडेमिक के बारे में जो जानकारी है वो छिपाई, उसने चाइना को उसका साथ दिया, इस जानकारी को उसने छिपाया डब्ल्यूएचओ ने। इस ब्लेम के बाद रिसेंटली यूएसए की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है और फॉर्मली जून के मंथ में डब्ल्यूएचओ को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो इसका अपना मेंबरशिप ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि जो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं जॉय बिडेन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतते हैं तो पहला डिसीजन उनकी तरफ से यही लिया जाएगा कि वो यूएसए जो है वो डब्ल्यूएचओ का मेंबर बन जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जर्मनी से, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेज आउट कोल बाई 2038 एंड न्यूक्लियर पावर बाई 2022। 2038 तक कोयले से चलने वाले आखिरी बिजली षड्यंत्र को बंद कर दिया जाएगा और इफेक्टेड एरिया में संक्रमण से निपटने की मदद के लिए 40 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मात्सुको अस्कावा के बारे में। ये रिसेंटली प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अगर आप एडीबी की बात करेंगे तो 19 दिसंबर 1996 को फाउंडेड किया गया था। आज के टाइम पे इसमें 68 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर था एडीबी का। अभी रिसेंटली अशोक लवासा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं इंडिया की तरफ से। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान अभी रिसेंटली 25th कंट्री बना है टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मई 2020 में जो तुर्कमेनिस्तान है एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसने रिक्वेस्ट फाइल किया था ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए और उनको जुलाई 2020 में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया। ये लास्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है जिसको जो ऑब्जर्वर का स्टेटस है वो मिला है। अगर आप एट प्रेजेंट बात करेंगे तो इसके 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं डब्ल्यूटीए के एंड 25 कंट्रीज़ जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस में है डब्ल्यूटीओ के अंदर। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका एंड मालदीव्स फर्स्ट 2 कंट्रीज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ टू एलिमिनेट बोथ रूबेला एंड measles. All the 11 member countries of the Southeast Asian region of WHO set year 2023 as a target to fight measles and rubella in September 2019। और इससे पहले इन दोनों कंट्रीज़ ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर आप मालदीव्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मेजल्स का लास्ट केस जो रिपोर्ट किया गया था वो 2009 में रिपोर्ट किया गया था और रूबेला की बात करेंगे तो 2015 में रिपोर्ट किया गया था। वहीं आप श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे जो मेजल्स का लास्ट केस है मई 2016 में रिपोर्ट किया गया था और रूबेला की बात करेंगे तो 2017 में किया गया था। जब भी किसी कंट्री में 3 साल में अगर कोई भी न्यू केस रिपोर्ट नहीं किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का तो वो कंट्री उस पर्टिकुलर डिजीज़ से फ्री हो जाता है। ये डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया है। अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो ये दोनों कंट्रीज़ फ्री हो चुके हैं इन 2 डिजीज़ से। जो टारगेट था उनका उससे पहले ये लोग इससे फ्री हो चुके हैं। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे साइंस के भी बनते हैं। जैसे मीजल्स जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। अगर आप रूबेला की बात करेंगे तो ये एक जर्मन मीजल्स है। दोनों जो है वो फैलता है। अगर आप मीजल्स की बात करेंगे तो इट इज़ हाईली कॉन्टेग्यूअस वायरल डिजीज़ एंड इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड एज इट अटैक माल न्यूट्रिस्ड चिल्ड्रन एंड दोज विथ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। इसकी सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, डायरिया होता है, ईयर इन्फेक्शंस, निमोनिया, इस तरीके कुछ इसके सिम्टम्स है। अगर आप रूबेला की बात करेंगे तो उसको जर्मन मीसल्स भी कहा जाता है। इट इज़ कॉन्टेग्यूअस जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन दैट अकर मोस्ट ऑफ्टन इन चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो रूबेला से इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसमें जो नवजात बच्चा जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसके डेथ भी हो सकती है। तो ये दोनों बहुत डेंजरस डिजीज है जिससे श्रीलंका और मालदीव्स अब फ्री हो चुका है।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। Zhuang 303 इट इज़ अ चाइनाज हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट, कंप्लीटली डेवलप किया गया है चाइना के एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि चाइना में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके साथ दो स्मॉल सैटेलाइट्स भी सेंड किए गए हैं। वन ऑफ द सैटेलाइट नेम तांगवी 10 और दूसरे सैटेलाइट का नाम है लॉबस्टर I-1। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये जो सैटेलाइट है वो स्पेस में लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट के द्वारा जो चाइना का ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ये 341st फ्लाइट मिशन बाय द लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज है। अगर आप इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे तो ये जो Zhuang 3 है विल ज्वाइन इट्स प्रीसेडर द Zhuang 302 टू फॉर्म ए नेटवर्क एंड कैप्चर हाई डेफिनेशन 3D इमेज एंड मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर मिशन के पीछे एक पर्पस होता है कि क्यों इसको लॉन्च किया गया है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, Zhuang 303 की बात करेंगे, तो इट विल प्रोवाइड डाटा फॉर द कंट्रीज लैंड रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन, नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सर्वे एंड अर्बन प्लानिंग के लिए ये डाटा प्रोवाइड करेगा कंट्री को। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एनेसिस-2 इट इज़ ए साउथ कोरियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अभी रिसेंटली 20 जुलाई 2020 को वहाँ से लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है एंड्रेज प्लेनोकोविक के बारे में। ये रिसेंटली रीएलेक्ट किए गए हैं। कोएशियन पॉलिटिशियन है और ये रिसेंटली कोएशिया के प्रेसिडेंट रीएलेक्ट किया गया है। कोएशिया मेनली डिपेंड अपॉन टूरिज्म, इकोनॉमी हैज़ बीन सेवरली हिट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये जो बेसिक एम है, एंड्रीज जो वहाँ के न्यू पीएम बने हैं, उनका ये बेसिक एम है कि वहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर जो इस पे क्रोएशिया जो कम्प्लीटली इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है उस पर, इसको बूम करने का, जो कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली नागालैंड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे नागालैंड स्टेट को डिस्टर्ब एरिया कहा गया है और वहाँ पे जो ऑपरेशन है आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल पावर का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर फर्दर 6 मंथ्स। देखिए, वहाँ पे मोर देन 6 डिकेड से वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस का जो स्पेशल फोर्सेस जो है वहाँ पे वो पावर में वहाँ पे हैं और आगे के 6 महीने के लिए भी इसको वहाँ पे पावर में ला दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है BLUIS ब्लूइस। इसका फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर गवर्नमेंट के द्वारा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है टू मॉनिटर ऑल गवर्नमेंट लैंड इन द स्टेट कैपिटल विद द हेल्प ऑफ ब्लूइस, ए वेब एंड मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन। ब्लूइस हैज बीन लॉन्च टू ब्रिंग एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट लैंड मैनेजमेंट as it lacked in the previous manual mode of mechanism that was being used for decade for the detection of encroachment in the government owned land। अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा पहला स्टेट बना है कंट्री का जो कि टैप स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड। देखो, ब्लूइस इज ए जियो टैग्ड रिपोजिटरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट लैंड इन द भुवनेश्वर क्रिएटेड through high resolution satellite image to detect all changes taking place on the government land। इसके तहत सिटीजन्स जो हैं उड़ीसा के, वो भी अगर किसी तरीके का गवर्नमेंट लैंड के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो मोबाइल ऐप के द्वारा वो गवर्नमेंट को सूचित कर सकते हैं। पहला स्टेट उड़ीसा बना है जो कि इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहा है गवर्नमेंट के लैंड को बचाने के लिए। मेरा नेक्स्ट न्यूज़ है स्वयं प्रभा एजुकेशनल चैनल। अभी रिसेंटली जो यूपी की गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, उन्होंने 26 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया है। देखिए, द चैनल विल मेक डिजिटल कंटेंट अवेलेबल टू स्टूडेंट्स 3 times in 24 hours at 4 PM, 12 PM and 8 AM। ऑनलाइन एजुकेशन इज बीइंग प्रोमोटेड ऑन ऑल लेवल एमिड कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। देखिए, अभी कोविड की वजह से जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे, इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे बेसिक एम है कि जो कंटेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो 3 बार आपको दिन में 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हो पाएगा। एक बार आपको 4 बजे शाम में मिलेगा, एक बार आपको 12 बजे दिन में मिलेगा और एक बार आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock पे आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है श्रीकांत माधव वैद के बारे में। अभी रिसेंटली न्यू चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव सिंह को।
चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंजेति श्रीनिवास के बारे में। ये चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। अभी रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया था 27 अप्रैल 2020 को, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। इंजेति श्रीनिवासन जो है वो 3 साल के लिए IFSCA के चेयरमैन रहेंगे, और मे बी इसको एक्सटेंड भी फॉर फर्दर ईयर, जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आएंगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलिए, मैं नेक्स्ट न्यूज़ है इंद्रमणि पांडे के बारे में। अभी रिसेंटली इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर ये कहें कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस जेनीवा इनको बनाया गया है। मिस्टर पांडे जो है वो 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। इन्होंने सक्सीड किया है राजीव के चंदर को। अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो इससे पहले भी बहुत जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन मोर देन 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN इन जेनीवा, इंक्लूडिंग UNHRC, WHO एंड ILO। चलिए, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है निगर जौहर के बारे में। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट की गई है एज LG फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आर्मी। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है प्रोफेसर R नारायण स्वामी के बारे में, अपॉइंटेड एज ए चेयर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA जो है ये एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रेगुलेटर है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस कमिटी में 7 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। इसमें से एक प्रोफेसर N नारायण स्वामी भी रहेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है PC कांडपाल के बारे में। ये MD एंड CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस के। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है LTLG मेडेलाइन स्वेगल के बारे में। ये फर्स्ट फीमेल ब्लैक टैक्टियल एयरक्राफ्ट पायलट है, इंडक्टेड इनटू द US नेवी। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है यूरोके कोइके के बारे में। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है टोक्यो की। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था जिसमें ये दोबारा से री इलेक्ट होकर के आई हैं। सो इनका जो अनदर 4 इयर्स का टर्म है वो जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सरोज खान के बारे में। ये बॉलीवुड की कोरियोग्राफर हैं। अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। 2000+ गानों पे इन्होंने ये कोरियोग्राफी की थी। इसके बाद है हमारा जगदीप के बारे में। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। ये एक कॉमेडियन है। नंगी दास संघवी ये गुजराती जर्नलिस्ट है। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। ये एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके बाद है हमारा चार्ली डैनियल, एक म्यूजिशियन है। उनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। अवध बिन हसन जमी कार्टूनिस्ट है गुजरात के। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। इसके बाद है जॉन लुइस, सिविल राइट मूवमेंट लीडर्स इन अलाबामा। इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। जॉन सेक्सन एक्टर है USA के। उनका भी रिसेंटली अभी देहांत हुआ था। बैरी जर्मन क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के। उनका भी रिसेंटली देहांत हुआ था। इसके बाद है हमारा जैक चार्ल्टन के बारे में। 1966 के इंग्लैंड वर्ल्ड कप फुटबॉल के विनर रह चुके हैं, और इनका भी अभी रिसेंटली देहांत हुआ था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। पहले मैं आपको इस प्राइज़ के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये प्राइज़ जो है 2020 में लॉन्च किया गया है। एक एनुअल अवार्ड है टू रिकॉग्नाइज पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर देयर एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। ये फर्स्ट एडिशन था, और इस साल का ये प्राइज़ जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को मिला। ये 17 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है फ्रॉम स्वीडन। देखिए, इनका एक बेसिक काम था जिसके लिए इनको मिला था। इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे टू मोबिलाइज यंग जनरेशन टू टैकल क्लाइमेट चेंज। इसके लिए इनको ये जो गुलबेंकिंग प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़ है इस साल का दिया गया था। चलिए, इसके बाद शकुंतला देवी जी को फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन ऑनर फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिसेंटली नवाजा गया है। चलिए, इसके बाद हमारा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। ये 10th एडिशन था दादा साहेब फाल्के अवार्ड का, और इस साल का ये प्राइज जो है केजंग डी थोंगडोक को मिला है। ये एक फिल्म मेकर है अरुणाचल प्रदेश का। इनकी डॉक्यूमेंट्री है चिलपो, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी हनी हंटिंग पे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक समुदाय होता है सटू केपेन समुदाय, वहाँ पे ये हनी हंटिंग जो है वो बहुत कॉमन होता है। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने यही चीज़ बताया है कि पहले के टाइम पे कैसे ये हनी हंटिंग, कैसे लोग हनी चुराते थे। आज के टाइम पे ये जो प्रथा है वो पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इस प्रथा को उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में बताया था, जिसके लिए को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 से नवाजा गया था।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। USIBC, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जो कि 14 जुलाई 2020 को अनाउंस किया गया था। इस साल का ये अवार्ड जो है एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, और जिम टैकलेट, ये CEO है लॉकहेड मार्टिन कंपनी के, इन दोनों को इस साल का जो ये ऑनर है दिया गया था। ये ऑनर जो है इनको दिया गया था इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड फॉर प्रोमोटिंग इंडो US ट्रेड एंड बिजनेस। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सेज। काला नारायण स्वामी है, इंडियन ओरिजिन नर्स है, उनके साथ 4 और नर्स है, उनको इस साल का ये ऑनर दिया गया था सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्स फॉर सर्विंग ऑन द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग कोविड-19। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है GC मुर्मू के बारे में। इनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी रिसेंटली ये न्यू CAG ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव मिस्री को। अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मर LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुके हैं। अभी आर्टिकल 370 हटाए हुए वहाँ पे जब 5 अगस्त को 1 साल हुए, उसी दिन इन्होंने वहाँ के LG के पद से रिजाइन कर दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020। इस साल के इस इंडेक्स में जेफ बेजोस जो है वो टॉप किए हैं इस इंडेक्स में विथ 171.6 बिलियन डॉलर वेल्थ। इसके बाद हमारा आता है प्रेरक दौर सम्मान। ये न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड है इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक पार्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का, सॉरी 2021 का एक पार्ट था। इसके अंदर जो है वो 5 एडिशनल सब कैटेगरीज थे। दिव्या जिसको प्लेटिनम भी कहा जाता है, अनुपम जिसको गोल्ड कहा गया था, उज्जवल जिसको सिल्वर कहा गया था, उदित जिसको ब्रॉन्ज कहा गया था, और आरोही जिसको स्पाइडिंग कहा गया था, विथ टॉप 3 cities being recognized in each. In a departure from the present criteria of evaluating cities on population categories, these new categories will categorize cities on the basis of 6 सेलेक्ट इंडिकेटर्स वाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विच आर। ये जो कैटेगरीज हैं इसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको रैंकिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज इंडिकेटर्स दिए गए थे, उनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाएगी। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू वेट, ड्राई एंड हैजार्ड कैटेगरीज, प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वेट एंड ड्राई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग, परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल एंड सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीज़। इन सिटीज़ के बेसिस पर ये जो 5 कैटेगरीज में रैंकिंग है, दिव्या, अनुपम, उज्जवल, उदित एंड आरोही, इन जो सिटीज़ है टॉप 3 सिटीज़ इस कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाएगी प्रेरक दौर सम्मान के तहत। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, मैं आपको ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, ये जो इंडेक्स है वो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा हर एक साल इसको कंपाइल किया जाता है। और इस रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया की इस साल की जो रैंकिंग है वो 43 है, और सिंगापुर जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। वहीं डेनमार्क सेकेंड पोजीशन पे है, स्विट्ज़रलैंड थर्ड पे है, नीदरलैंड फोर्थ पे एंड हांगकॉन्ग फिफ्थ पोजीशन पे है। देखिए ये रैंकिंग जो है 1989 से हर एक साल बिजनेस स्कूल बेस्ड इन स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर के द्वारा हर एक साल पब्लिश की जा रही है। और 1989 से 2017-16 तक इंडिया की रैंकिंग जो है वो 41 ही थी। 2017 में इंडिया की रैंकिंग जो है वो स्लिप होकर 45 पे पहुंची थी। उसके बाद 2018 में 44वीं पोजीशन भी थी, 2019 में 43rd पोजीशन भी थी, और इस साल भी 43rd पोजीशन पे ही इंडिया है। हालांकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने रैंक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज़ बिकम 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI इन 2019 रिपोर्टेड बाय UNCTAD। और ये जो पूरा FDI है इंडिया ने जो लार्जेस्ट रिसीव किया था वो है $51 बिलियन का। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 8 जुलाई 2020 को फॉर फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट फार्म गेट्स एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व ऑन 31 जुलाई 2020 इज
$534.568 बिलियन। इसके बाद का हमारा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा दीजिए। प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर्स विथ फोकस ऑन ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। देखिए, ये एक तरीके का गाइडलाइंस है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये गाइडलाइंस जो है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। एडवाइजरी गाइडलाइंस थे, जो स्टेट्स है वो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते थे। ये जो गाइडलाइन है वो 14 जुलाई 2020 को एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें जो है वो 8 स्टेप्स हैं फॉर ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग, दैट इज प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, असाइन, टॉक एंड अप्रिशिएट। ये स्टेप्स जो है वो डिजिटल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेट अपने हिसाब से जो चेंजेस करना चाहती है इस गाइडलाइंस में वो कर सकती है। इस गाइडलाइंस में जो है वो सजेशंस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल हेड, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कुछ एरियाज है उस पर ये लोग जो है वो अपने जो रिव्यूज़ हैं वो एचआरडी मिनिस्ट्रीज़ को दे सकती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मनोदर्पण इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है वो यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 21 जुलाई 2020 को। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बेसिकली ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था स्टूडेंट्स के लिए फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। ये जो इनिशिएटिव है वो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया था। इस कोविड के टाइम पर जब स्टूडेंट्स के स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, तो स्टूडेंट्स का टीचर के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स में be more vulnerable and may experience heightened level of stress, anxiety and fearfulness along with a range of other emotional and behavioral issues. Manudarpan cover a wide range of activities to provide psychological support to students for their mental health and well-being during the COVID-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड। इसके तहत बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस मनोदर्पण इनिशिएटिव के तहत, जैसे एडवाइजरी गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के साइट पे, वेब पेजेस ऑन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के वेबसाइट्स पे दी गई हैं, नेशनल लेवल डाटाबेस एंड डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर्स भी दिया गया है। इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसमें स्टूडेंट्स अपने हिसाब से साइकोलॉजिस्ट को चूज़ कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। हैंडबुक ऑन साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किया गया है। इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड किया गया है। वेबिनार, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वीडियोस, पोस्टर्स, फ्लाइंग्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स है वो इसमें इंक्लूडेड है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रेस। ये लॉन्च किया गया है यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा 22 जुलाई को। पहले हम रेस का फुल फॉर्म देख लेते क्या है। रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। ये बेसिकली एक नेशनल प्रोग्राम है। इस इनिशिएटिव का बेसिक एम है पोटेंशियली एलिवेट द इशू ऑफ बैड एयर क्वालिटी इन वर्क प्लेसेस अक्रॉस द नेशन एंड पायोनियर वेज टू मेक दैम हेल्थियर एंड ग्रीनर। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है EESL एंड USAID, जो कि यूएस एजेंसी है उसका, इन दोनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ की जो एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए इनिशिएटिव रेस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इन टू फोर्स फ्रॉम 20 जुलाई 2020। इसके बाद है अभी रिसेंटली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया गया है 24 जुलाई 2020 को। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने का इज़ टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास। इसके बाद है हमारा AIM iCrest, अटल इनोवेशन मिशन iCrest। ये लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का एक मिशन है, इन पार्टनरशिप विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नूर वली महसूद के बारे में है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। ही इज़ द चीफ ऑफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अगर किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट को अगर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर डिफरेंट बैन लग जाते हैं, जैसे उसके ऊपर ट्रैवलिंग बैन लग जाता है, वीज़ा बैन लग जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को फ्रीज कर दिया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन रेलवे एम टू बी फुली इलेक्ट्रीफाइड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो 3.5 ईयर का टारगेट है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का कि इंडियन रेलवे को फुली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स न्यू ट्रेड रूट विथ भूटान। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक न्यू ट्रेड रूट ओपन किया है, वो भूटान के साथ ओपन किया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रियल ई एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। पहले हम देखते हैं कि ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये जो इंडेक्स है GLL के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस इंडेक्स में इस साल 99 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑफ वर्ल्ड जो है उनको डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई थी। यूनाइटेड किंगडम जो है वो टॉप पोजीशन पे था। इस इंडेक्स में 210 इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंड पोजीशन पे था, वही ऑस्ट्रेलिया थर्ड पोजीशन पे था। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का रैंकिंग जो है वो इस एडिशन में जो 2020 का एडिशन है उसमें 34th रैंकिंग था। वही 2018 में जब ये रैंकिंग आई थी, हालांकि ये बाई एनुअल रैंकिंग है, 2 साल में एक बार आने वाली रैंकिंग है, तो 2018 में जब ये रैंकिंग आई थी तो इंडिया का रैंक जो है वो 35th था। और ये ग्लोबल री एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का 11th एडिशन है ये। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटर्म BCCI CEO। तो BCCI के CEO भी चूज़ किए गए हैं हेमंग अमीन। आप इनके नाम से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, 2017 से IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं और इन्होंने सुझाव दिया था लास्ट ईयर कि IPL की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं करनी चाहिए हमें, इन्हीं का ये सुझाव था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू स्पेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय हाउ मच % ऑफ टोटल GDP बाय 2025। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अपने टोटल GDP का 2.5% जो खर्च है वो पब्लिक हेल्थ पे ये खर्च जो है वो लगाया जाए। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क। ये जो कैंपेन है रोको टोको वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो लोग वहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे थे उनको रोका जा रहा था, उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाया जाता है, इसलिए ये कैंपेन वहाँ पे लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कंट्री टू बिल्ड 5 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बाई 2025। तो ये जो 5 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर है वो चाइना के द्वारा 2025 तक कंप्लीटली बना लिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्डर ए सेकेंड बैच ऑफ SIG 716 असॉल्ट राइफल फ्रॉम विच नेशन। तो ये जो ऑर्डर है वो USA को इंडियन आर्मी के द्वारा दिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इसरो विल बी लॉन्चिंग विच सैटेलाइट एज ए प्राइमरी पे लोड इन अगस्त 2020। तो अमेजोनिया 1 करके एक सैटेलाइट है जिसको जो इंडियन आर्मी के इसरो की जो PSLV है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो अमेजोनिया है वो ब्राज़ील की सैटेलाइट है, कम्प्लीटली ब्राज़ीलियन सैटेलाइट है, हैज़ बीन लोकली डिजाइन एंड टेस्टेड इन ब्राज़ील और इसको PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2020 में। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है UN रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें इंडिया हैज़ विटनेस्ड ऑलमोस्ट 273 मिलियन पीपल मूविंग आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी बिटवीन 2005 to 2016। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस ऑफ प्रज्ञता हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय। ये जो गाइडलाइंस है वो NCERT के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस है और इसको ये जो गाइडलाइंस है वो यूनियन HRD मिनिस्ट्री, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अब कहेंगे, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज ऑफ G7। देखिए ये जो ग्रुप है G7 मेंबर ग्रुप जो है वो 1975 में फॉर्म हुआ था और उस टाइम से अभी तक US, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान एंड फ्रांस, ये कंट्रीज इसके परमानेंट मेंबर कंट्रीज है। इस साल इसके एक्सटेंशन की बात चली थी कि इसको आइदर G10 या फिर G11 कंट्रीज में फॉर्म कर दिया जाए। जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको इसमें इनका पार्ट बनाया जाए। इंडिया को भी इस चीज़ के लिए इन्विटेशन आया था। अगर G11 बनता है तो रशिया भी इसका पार्ट रहेगा, अगर G10 बनता है तो रशिया इसका पार्ट नहीं बनेगा। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी अनाउंस्ड दैट बायलेटरल air bubbles will be the way to resume international travel amid the COVID-19 pandemic। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट दैट हैज़ स्टॉप्ड इन फ्लोरिकल्चर कमर्शियल कल्टीवेशन। पहले मैं आपको फ्लोरिकल्चर बताती हूँ कि क्या होता है। फ्लावर फार्मिंग, जो अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए अगर हम फ्लावर्स को उगाते हैं तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और इसमें जो है तमिलनाडु टॉप पे है, वो 20% शेयर जो टोटल फ्लावर कल्टिवेटेड होता है उसका 20% शेयर जो तमिलनाडु से आता है। उसके बाद कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम एंड
छत्तीसगढ़। ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि फ्लोरिकल्चर में टॉप पे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे तमिलनाडु है। 20% शेयर जो है वो तमिलनाडु से ही आता है। चलिए इसके बाद हमारा न्यूज़ है अयन काली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। ये एक तरीके का मनरेगा प्रोग्राम है जिसके तहत अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है, उनको इसके तहत अनस्किल्ड वर्क जो विलिंगली वो लोग करना चाहते हैं उनको काम दिया जाएगा 100 दिनों तक, और इसके तहत इसके लिए उनको कुछ अमाउंट जो है पैसे वो दिए जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 ग्रॉस डेबिट टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया वाज दैट इज 72.2%। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कहा जाता है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क है ये क्वेश्चन आरआरबी एसएससी जैसे एग्जाम्स में, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लार्ज प्लेटफॉर्म कंपनीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन। तो ये जो कंपनी है जैसे फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मैनी अदर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ अमेरिका फॉलोड बाई एशिया। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज ऑल्सो नोन एज गूगल टैक्स। तो इसमें ऑप्शंस है जैसे इक्विटेशन लेवी, कैपिटल लेवी, ई स्टेट ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स। तो इसमें इक्विटेशन लेवी जो होता है उसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज़ लेव्ड ऑन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्लोबल डिबेट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 वाज। तो ये जो डिबेट है वो $258 ट्रिलियन का है। इसके बाद है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो सुंदर पिचाई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था 13 जुलाई 2020 को दैट गूगल वुड इन्वेस्ट क्लोज टू $10 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। इसके बाद है हमारा लोनार लेक जो कि बुलधाना महाराष्ट्र में है। बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया था, इसका कलर जो है वो पिंक कलर हो गया था। ये महाराष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें आता है। ये आज से बहुत हज़ारों साल पहले उल्का पिंडों के गिरने से इस आकृति की रचना हुई थी। ये विश्व भर में 3 ही ऐसी रचना है जो कि उल्का पिंड के गिरने से हुई थी, उसमें से एक इंडिया के महाराष्ट्र में ये आता है। इसका यहाँ पे जो कलर चेंज हुआ था वो होलर रहना माइक्रोब्स की वजह से साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया था कि होलर रहना माइक्रोब्स की वजह से जो लेक का कलर है वो पिंक कलर का हो गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है असम किलबैक के बारे में। ये एक स्नेक की स्पेसीज है जो कि फाउंड हुई थी असम में। इट हैज़ बीन फाउंड आफ्टर 129 ईयर बाय अ टीम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नियर ए रिजर्व फॉरेस्ट ऑन असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है यूनिक अर्बन फॉरेस्ट। ये रिसेंटली इनोग्रेटेड हुआ है एट द ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया। रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगर वन स्कीम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर। देखिए बेसिकली इसके तहत जो होगा वो आर्टिस्टिक, रिक्रिएशनल एंड मेडिटेशनल जोन क्रिएट किए जाएंगे अलॉन्ग विथ द वॉच टावर, गैजीबो, सिटिंग स्पेसेस एंड द वाइंडिंग पाथवेज वगैरह इसके तहत क्रिएट किए जाएंगे। बेसिकली जो यूनिक अर्बन फॉरेस्ट जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके में 2 तरीके की चीज़ें होंगी। पहला तो जो डिफरेंट तरीके की जो देखिए इसमें क्या होगा 12,000 सैम्पलिंग्स एंड 59 इंडिजीनियस टाइप के जो ट्रीज़ हैं उनको इस यूनिक अर्बन फॉरेस्ट में तैयार किया जाएगा। इससे लोगों को तो स्वच्छ वातावरण मिलेगा ही मिलेगा, जो पॉल्यूशन का लेवल है वो तो कम होगा ही ITO के पास में दिल्ली में। इसके अलावा क्या होगा जो बर्ड्स या फिर डिफरेंट स्पीसीज़ है उनको एक हैबिटेट मिल जाएगा, उनको एक रहने के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो यूनिक अर्बन फॉरेस्ट जो है वो इस साल के जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसका बेसिक एम था कि इस तरीके का 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है कंट्रीज़ में नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्रिएट करने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोडम मेगा फूड पार्क, ये अभी रिसेंटली 21 जुलाई 2020 को मिज़ोरम में इनॉग्रेट किया गया था। ये एक तरीके का ये फर्स्ट मेगा फूड पार्क है मिज़ोरम में। इससे सिर्फ मिज़ोरम को नहीं उसके आसपास के भी जो एरियाज़ है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये जो पार्क है वो सेटअप किया गया है अंडर मेगा फूड पार्क स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके तहत इसको सेटअप किया गया है।
इट बूस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पोटेंशियल टू बिकम द ऑर्गेनिक डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो फूड पार्क है वो 55 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है और टोटल कॉस्टिंग जो वो 75.20 करोड़ रुपीज़ की टोटल कॉस्टिंग से ये जोरम मेगा फूड पार्क जो है वो बनाया गया है। चलिए इसके बाद का हमारा न्यूज़ है काकरापार एटॉमिक एनर्जी प्लांट इज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है वो ताप्ती रिवर के बैंक पे बनाया गया है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है एजी हमाला। एजी वाला लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इंडियन नेवी का। ये द 3 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट इज इन द लाइन विथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल सोलर मिशन टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाई 2022। ये जो प्लांट है वो सेटअप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल सोलर मिशन, उस इनिशिएटिव के तहत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। ये जो प्लांट है उसको केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वहाँ पे बनाया जाएगा और इसी के द्वारा वहाँ पे इसको मेंटेन भी किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम है रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के द्वारा रिसेंटली वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये एक 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट है। इसके तहत 250 मेगावाट ईच का लोकेटेड ऑन 500 हेक्टेयर्स की प्लॉट पे लोकेट किया गया है। इट इज़ अपेरेंटली द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर। इट इज़ ज्वाइंट वेंचर between सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। ये पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रही है और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका जो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, पावर कैप जनरेशन जो हो जाएगा, उसको 2 स्टेट्स के द्वारा शेयर किया जाएगा। पहला तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसका 76% जो इलेक्ट्रिसिटी है मध्य प्रदेश से पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा यूज़ किया जाएगा और 24% जो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होगा वो दिल्ली मेट्रो के द्वारा भी यूज़ किया जाएगा। चलिए मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। मैं आपको ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्वे हैज़ इंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो अभी रिसेंटली ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का जो ये सर्वे रिलीज हुआ था इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ही रखा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है पैसिक्स नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान कंडक्टेड ऑन 1 जुलाई 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैड साइंड 5 MOU विद अफगानिस्तान ऑन 5 जुलाई 2020 अंडर द फॉर्मर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस MOU इज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 अफगान प्रोविंसेस नेमली नूरिस्तान, फरहा, बदरुखन एंड कपिशा। इन 4 एरियाज में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ये 5 MOU साइन किया गया था। ये जो MOU है वो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है वहाँ पे साइन किया गया था। इंडिया के काउंटर पार्ट की इंडिया की तरफ से विनय कुमार थे और जो अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट की अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी मुस्तफ़ा मस्तूर वो इसके उन्होंने यहाँ पे साइन किया था। द प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप अंडर द 5 MOUs इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, ए हाई एजुकेशनल बिल्डिंग, ए रोड विद इन द कैंपस ऑफ अल बिरूनी यूनिवर्सिटीज। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट NPNT नो परमिशन नो टेक अवे कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट सक्सेसफुली completed on 3 जुलाई 2020। देखिए ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। A200 वाज यूज्ड, सो बेसिकली इट वाज एन अनमैन्ड एयर व्हीकल। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी रिसेंटली 2014 में DGCA ने एक इशूड ए ब्लैंकेट बैन ऑन सिविल यूज़ ऑफ UAV इन 2014। अब इसको जो है रिसेंटली अप्रूवल मिल गया है। ये जो है ये जो आपको कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट है NPNT, इसको बनाया गया है क्विड इनोवेशन लैब एंड एस्टेरेशिया एयरो स्पेस कोलैबोरेशन विद ए विजन ऑफ कंप्लीटिंग इंडियाज फर्स्ट NPNT कंप्लेंट फ्लाइट एनेबल्ड थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। देखिए क्विड जो है वो एक एरियल सॉल्यूशन कंपनी है विच प्रोवाइड एरियल ब्रॉडकास्टिंग services both in India and globally for sporting events like the IPL. It caters to clients like the BCCI, ICC, Star Sports, etc.
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द बिगेस्ट मून ऑफ मार्स? तो इसका नाम रखा गया है फोर्ब्स। अभी रिसेंटली 1 जुलाई को इंडिया का जो मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, वहाँ उसमें एक कैमरा लगा हुआ था, मार्स कलर कैमरा। हालांकि उसमें 5 साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें से एक एमसीसी भी था। अगर आप 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो उसमें था लिम्सन अल्फा फोटोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स exoperic neutral composition analyzer, मार्स कलर कैमरा एंड थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें जो मार्स कलर कैमरा था उसके द्वारा जो मून का जो सबसे बिगेस्ट और क्लोजेस्ट मार्स का जो सबसे बिगेस्ट एंड क्लोजेस्ट मून था फोर्ब्स, उसका पिक्चर क्लिक किया गया था और रिसेंटली इसरो ने 3 जुलाई को इसको रिलीज़ किया था। ये जो इमेज है फोर्ब्स का, वो मॉम्स के द्वारा क्लिक किया गया था जब मॉम जो ये मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो 7200 किलोमीटर्स दूर था मार्स से एंड एट 4200 किलोमीटर्स फ्रॉम फोर्ब्स, तब ये क्लिक किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फोर्ब्स इज बिलीव्ड टू बी मेड अप ऑफ कार्बोनेसियस क्रोनडाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बहुत ध्यान से रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट है मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। लॉन्च किया गया था PSLV C-25 रॉकेट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन 5 नवंबर 2013। आफ्टर क्रॉसिंग मोर देन 66 crore kilometers in 300 days, it enters into Mars orbit on September 24, 2014 in its very first attempt. अगर आप इस टोटल मॉम मिशन की, जो जिसको मंगलयान मिशन भी इंडिया का कहा जाता है, अगर आप इसका टोटल अगर आप खर्च देखेंगे तो वो था 450 करोड़ रुपीस का ये पूरा मिशन था। द मॉम मिशन एम एट स्टडिंग द मार्टियन सरफेस एंड मिनरल कंपोजिशन एज वेल एज स्कैन इट्स एटमोसफेयर फॉर मीथेन। अगर मार्स के सरफेस पे अगर मीथेन अवेलेबल होता है तो एक इंडिकेटर है कि मार्स पे भी लाइफ हो सकता है। तो इस मिशन के द्वारा जो इंडिया की तरफ से इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए मॉम मिशन को लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल रियल ई एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। देखिए ये 11th एडिशन था इस इंडेक्स का। अभी रिसेंटली इसको 7 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। इसमें 99 कंट्रीज़ को कवर किया गया था एंड टेरिटरीज़ को एंड 163 सिटीज़ को कवर किया गया था। ये जो रिपोर्ट है वो US बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है JLL, उसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता था। चलिए अब हम लोग इसमें रैंकिंग देखते हैं। अगर इंडिया की रैंक अगर आप इस साल की देखेंगे तो 34 है। देखिए एक बाइनियल रिपोर्ट है, हर एक 2 साल पर रिलीज़ किया जाता है। तो 2018 में जब ये रैंकिंग आई थी तो इंडिया का रैंक 35 था। इस साल इंडिया ने एक रैंक अपने आप को इम्प्रूव किया है। वही आप अगर 2016 की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक 36 था और 2014 की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक जो है वो 39 था। UK फर्स्ट रैंक पे था, इसके बाद आपको यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड रैंक पे था, ऑस्ट्रेलिया थर्ड रैंक पे था, फोर्थ रैंक पे फ्रांस था, फिफ्थ पे कनाडा, सिक्स्थ पे न्यूजीलैंड, सिक्स्थ पे नीदरलैंड, सेवेंथ पे आइलैंड, एट्थ पे स्वीडन एंड इसके बाद जर्मनी। ये कंट्रीज थी। अगर आप इंडिया की नेबर कंट्रीज की बात करेंगे तो श्रीलंका का रैंक 65 था और पाकिस्तान का रैंक जो है वो 73 था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है MOU साइंड बिटवीन NMPB एंड ICAR NBPGR। पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ICAR, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ था टू कंजर्व मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सेग साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। इट हैज़ कोलैबोरेटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू इंक्रीज US इंडिया कोलैबोरेशन फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। इसके बाद का भी हमारा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में है। ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी रिसेंटली इसको टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली, बालासोर उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया गया है। इट इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इट इज़ एक्चुअली हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल। अगर कहें तो ये नाग जो मिसाइल है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये कंप्लीटली DRDO के द्वारा बनाया गया है। हैज़ कैरिड आउट 3 सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ नाग मिसाइल इन द पोखराम फायरिंग रेंज। नाग was one of the 5 strategic missiles that were planned to be developed under Integrated Missile Development Program that was launched in 1980. The other missile included under the program were Agni, Prithvi and Akash. अगर आप ध्रुवास्त्र की बात करेंगे तो मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स इन द वर्ल्ड है। चलिए अब हम इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। अगर 7 किलोमीटर के रेंज में कोई भी टैंक आता है तो उसको ये मिसाइल जो है ध्वस्त कर सकते हैं कम्प्लीटली। एक्चुअली अगर आप कहें तो दागो और भूल जाओ एक मिसाइल की कैटेगरी आती है,
उस तरीके का ये ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है, ये अपडेटेड वर्जन है नाग का। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखेंगे तो 230 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये इसका जो रेंज है वो इतना है। अगर आप इसके फीचर्स देखेंगे तो 1.9 मीटर लॉन्ग है, 45 kg इसका वेट है, और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को यूज़ किया जाएगा। ध्रुवास्त्र को इसको ध्रुव हेलीकॉप्टर से यूज़ किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, अभी इंडिया के नीति आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू जो है उसको प्रेजेंट किया गया था एट यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 विच वॉज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 7th July to 16th July अंडर द एजिस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एमिड कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो प्रोग्राम था, ये इसमें 3 दिन की मिनिस्ट्रल्स मीट थी 14 जुलाई से 16 जुलाई तक, जिसका थीम था, इस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का थीम था, एक्सेलरेट एक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग पाथवे रियलाइजिंग द डिकेड ऑफ एक्शन एंड डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया की तरफ से जो ये वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू है उसको डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के द्वारा, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था और कहा गया था कि इट इज ए एफर्ट्स टुवर्ड द होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच एंड इट्स कमिटमेंट टुवर्ड लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 47 मेंबर स्टेट्स जो थे उन्होंने इस अपने अपने जो वॉलेंट्री नेशनल रिव्यूज़ है उसको प्रेजेंट किया था। इस 10 दिन का जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की जो मीटिंग हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसमें 47 मेंबर स्टेट्स ने अपने अपने रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया था। ये सेकेंड एडिशन था, इससे पहले फर्स्ट एडिशन जो है वो नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर भी किया गया था और प्रेजेंट भी किया गया था इन 2017। चलिए, इस साल का जो टाइटल था वो हम देख लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा जो इस साल का VNR का जो टाइटल दिया गया था वो है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। चलिए, कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं इसमें। इंडिया हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग फूड सेफ्टी, इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजिंग access to electricity, clean cooking fuel and sanitation. We are all operationalizing the world largest health insurance program covering 500 million citizens. चलिए, जब नीति आयोग की बात चली तो हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है वो प्लानिंग कमीशन के जगह पे हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी जब मोदी गवर्नमेंट आए थे पावर में। अगर आप इसके CEO की बात करेंगे तो अमिताभ कांत आज के टाइम पे इसके CEO है। अगर आप वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन वर्चुअल समिट। ये 15th एडिशन था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के वर्चुअल समिट का। अभी रिसेंटली 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया की तरफ से PM मोदी ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अगर आप यूरोपियन यूनियंस की बात करेंगे तो चार्ल्स मिचेल, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल जो है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया था। चलिए, हम लोग कुछ बेसिक हाईलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, इसके अंत में ये चीज़ कहा गया कि देयर इज नो डेडलाइन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली कॉल्ड द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। देयर इज नो टाइम फ्रेम सेट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बट बोथ साइड हैव एग्रीड दैट द टू मिनिस्टर मैंडेट टू टेक द डिसीजन फॉरवर्ड शुड मीट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप यूरोपियन यूनियन देखेंगे तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर गुड्स विथ ट्रेड exceeding $100 billion. We have also a large service trade of approximately $40 billion. ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया था। दूसरा ये भी कहा गया था यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया विथ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 91 बिलियन डॉलर। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल घोषित किया गया है ऑन 13th July 2020. India partnered with Chile and FAO co-hosted the event, highlight the health and nutrition benefit through production and consumption of fruit and veggies. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2021 को 2021 को क्या डिक्लेयर किया गया है, इस ईयर को किस चीज़ के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है
अर्ड एंड कार्मेल, ये दो न्यू इजरायली असॉल्ट राइफल्स हैं जिसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चलिए माय नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इजराइल हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली इंडिया आइडिया समिट 2020 हुआ है 22 जुलाई 2020 को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच डिलीवर किया था एट 2 डे लॉन्ग जुलाई 21 से 22 तक ये वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट हुआ था, विच वॉज होस्टेड बाई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसको USIBC भी कहा जाता है, अंडर द थीम बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। द ईयर 2020 मार्क्ड द 45th एनिवर्सरी of the formation of the council. During the summit, the discussion were held on areas including India-US cooperation and future of the relation between the two countries in post-pandemic world. चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेव ए वर्चुअल कीनोट एड्रेस एट द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 17th July. The session was held on 75th anniversary of the United Nations. Address was PM Modi's first speech at United Nations after India's election to the Security Council. इस बार का जो थीम था हाई लेवल सेगमेंट, इस यूनाइटेड नेशंस की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो थीम था वो था मल्टीलैटरलिज्म after COVID-19. What kind of UN do we need at 75th anniversary? PM had earlier delivered his speech at 70th anniversary of United Nations Economic and Social Council on January 22, 2016. चलिए हम लोग कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं PM नरेंद्र मोदी जी के स्पीच का। उन्होंने यहाँ पे एक मोटो दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये मोटो उन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया था, इंडियाज प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड। इस चीज़ को उन्होंने इस मोटो से डिफाइन करने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो इंडिया का चल रहा है इसके एफर्ट्स के बारे में बताया था। यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहा है, आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया था। इंटरनेशनल सोलर एलियंस, कोलिटेशन फॉर डिजास्टर रेलिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हैज़ बीन रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये 2020 से 2025 तक के लिए रिन्यू कर दिया गया है। 17 मई 2020 को ये एक्सपायर हो गया है। इससे पहले भी 2 बार इसको रिन्यू किया जा चुका है। 2007 और 2015 में इस एग्रीमेंट को 2 बार पहले रिन्यू किया जा चुका है। चलिए पहले हम लोग कुछ यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। द यूनाइटेड किंगडम विड्रॉ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल, बेल्जियम। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम है। और इस साल यूनाइटेड किंगडम ने इससे विड्रॉ कर लिया है, यूरोपियन यूनियन से विड्रॉ कर लिया है यूनाइटेड किंगडम में। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑन 25 जुलाई 2020 अनाउंस्ड ए $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका अंडर द सार्क फ्रेमवर्क। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड $400 million करेंसी स्वैप एग्रीमेंट टू टाइड ओवर लिक्विडिटी स्टोरेज। और इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इंडिया ने 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल्स रशिया से जो खरीदा था वो अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है। फर्स्ट जो इसका स्लॉट था वो इंडिया ने अभी रिसीव कर लिया है एट अम्बाला एयरबेस। इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने राफेल के हर एक डिटेल्स डिस्कस किए थे, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया ने 5 राफेल्स फाइटर जेट जो है वो इंडिया में रिसेंटली 29 जुलाई को इंडिया ने रिसीव किया है। ये 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके फ्रांस से इंडिया में आया था। ये जो है इंडिया का गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है उसका ये पार्ट बनेगा। और इसको 7 पायलट्स जो थे इस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के, वो लेकर के इसको इंडिया आए थे। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से राफेल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स देख लेते हैं। एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इस मंथ के। बियॉन्ड रिलीजन्स इथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड, ये दलाई लामा ने ये बुक लिखा था। गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक, रतन टाटा की ये बुक है। द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट, जॉय एंड फुलफिलमेंट, ये बुक भी दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, उजित पटेल जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं
उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। पटेल ए लाइफ राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई है। द थर्ड पिलर आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी, उनके द्वारा ये लिखी गई है। ये कुछ ऐसे बुक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहेंगे एग्जाम्स में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए, हमारे नेक्स्ट बुक्स के नाम है कर्मयोद्धा ग्रंथ, जो कि अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफानी के द्वारा लिखा गया है। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह के द्वारा लिखा गया है। लॉकडाउन लिएसन्स शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। एंड रीलेंटलेस ये ऑटोबायोग्राफी है यशवंत सिन्हा जी की, उन्होंने खुद ही इस बुक को लिखा हुआ है। चलिए, इसी के साथ प्रतियोगिता दर्पण सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको प्रतियोगिता दर्पण में अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे साइड से तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अब एज सुन एज पॉसिबल अक्टूबर का पीडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया फरवरी, मार्च और जून जुलाई का भी पीडी अपलोड करने के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि 15 अक्टूबर से पहले जितने भी पीडी है वो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड कर दूँ। 66 बीपीएससी का फॉर्म 28 सितंबर मीन्स मंडे से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है फॉर्म फिल करने की वो पूरी कर लीजिए। लास्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम होना ही होना है। बहुत सारे लोग दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों को अगर करंट अफेयर्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोग के लिए वो वीडियोज़ भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।